नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। राजनीति में उस नेता का महत्व अधिक होता है जो लगातार जीत दिला सके अपनी पार्टी को भी या गठबंधन को और पार्टी के नेताओं को भी। इसीलिए राहुल गांधी जब इस जीत को दिलाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं तो इंडिया गठबंधन में उनके खिलाफ एक आवाज़ उठ रही है। हालांकि संवैधानिक रूप से राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का किसी तरीके से कोई पद होल्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और वही उसकी अगुवाई कर रही है, जो भी बड़ा पार्टनर होता है ये माना जाता है कि वही उसका अगुवा है। और इसीलिए अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की सफलता अपेक्षित की जा रही थी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से, वैसी उसे हासिल नहीं हुई है। खास तौर से हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरीके की हार का सामना इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को करना पड़ा है, उससे एक बार फिर पूरे इंडिया गठबंधन में उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा है। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया गठबंधन की नींव ममता बनर्जी ने रखी थी और अब भी वो इसकी अगुवाई करने को तैयार हैं, बशर्ते कि लोग राजी हों। वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहते हुए भी इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर सकती हैं। इसको लेके दूसरे जो घटक दल हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन किसी ने भी अभी ये प्रतिक्रिया नहीं दी कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ना चाहिए। यानी कांग्रेस की पक्षधर कोई भी घटक दल सामने नहीं आया है। समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस से नाराज है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल, उसके बाद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, ये तमाम जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के जो हिस्सेदार हैं उन्होंने नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं और उनका ये मानना है कि अब इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व है वो बदला जाना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस ये मानती है कि इंडिया गठबंधन का जो गठन हुआ था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। हालांकि ये कांग्रेस ने घोषित नहीं किया है, लेकिन जो उनकी रणनीति थी वो यही है कि इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा और एक शानदार सफलता हासिल की। सफलता इस दृष्टि से भी कि कांग्रेस के जो सांसद थे उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई, और सफलता इस दृष्टि से भी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत हासिल करने से रोक दिया। इससे जो विपक्षी एकता थी वो सामने आई, लेकिन जब लोकसभा चुनाव बीत गए तो यही विपक्षी एकता अब बिखरती नजर आ रही। कांग्रेस मान रही थी कि इंडिया गठबंधन का जो गठन हुआ है वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है, उसके बाद विधानसभा चुनाव में अगर किसी दल के साथ उसकी रणनीति बन जाती है, उसका गठबंधन हो जाता है तो ठीक है, और अगर किसी के साथ नहीं बनता है तो भी ठीक है। यानी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन किसी भी तरीके से मिलकर चुनाव लड़ने की पक्षधर नहीं थी, खास तौर पे कांग्रेस। शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने अपने पार्टनर नहीं माना और उनको कोई सीट नहीं दी। इसको लेके समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में नाराजगी थी। समाजवादी पार्टी हरियाणा में भी प्रयास कर रही थी कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होकर लड़े, और जम्मू कश्मीर में तो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी, और महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक जीते और अब वहाँ पे भी ये घोषणा हो गई है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यानी महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हर जगह एक जैसा माहौल है। गठबंधन के नेताओं में हाय तौबा मची हुई है। इसके पीछे की जो वजह ये है कि इंडिया गठबंधन का मानना है कि राहुल गांधी गठबंधन का नेतृत्व जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके से उन्होंने नहीं किया। जो दिलचस्पी उनको लेनी चाहिए थी गठबंधन को चलाने में वो उन्होंने नहीं ली, लिहाजा अब इसका एक पुनर्गठन होना चाहिए।
असल में देखें तो राजनीति में उसी नेता की बात मानी जाती है जो चुनाव जिताने में सक्षम होता है। अगर नरेंद्र मोदी से तुलना करें, जिनके बारे में कहा जाता है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो गठबंधन है उसके सर्वमान्य नेता है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों या नीतीश कुमार हों, चिराग पासवान हों या दूसरे घटक दल जो एनडीए के हैं, वो सभी नरेंद्र मोदी की बात मानते हैं। उसके पीछे वजह यह है कि नरेंद्र मोदी ने जब से एनडीए की कमान संभाली है तब से लगातार वो जीत दिला रहे हैं। और अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो ये देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति और राहुल गांधी की राजनीति लगभग एक साथ शुरू हुई। 2000 के साथ ये राजनीति शुरू हुई। राहुल गांधी पहली बार सांसद बने और नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री। नरेंद्र मोदी जब 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो वो लगातार मुख्यमंत्री रहे और 3 बार उन्होंने गुजरात में पार्टी को जीत दिलाई। इसके बाद 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बने तो 2014 से लेकर और 2024 तक जो 3 चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें भी उन्होंने अपनी पार्टी को जीत दिलाई। ऐसे में नरेंद्र मोदी लगातार 24 साल से राजनीति में हैं, सक्रिय राजनीति में, और अपनी पार्टी को चाहे गुजरात में हो या भारत के लोकसभा चुनाव हो, उनमें जीत दिलाते रहे हैं। इसी वजह से आज नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता में ना तो भारतीय जनता पार्टी में कोई सवाल उठ रहा है और ना ही जो एनडीए गठबंधन है वहाँ कोई सवाल उठ रहा है। विपरीत इसके राहुल गांधी ने जब लोकसभा का चुनाव जीता उसके बाद से लगातार वो सांसद हैं और 10 साल यानी 2004 से लेके और 2014 तक राहुल गांधी की कांग्रेस सत्ता में रही है। यानी ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को कोई अवसर न मिला हो जिससे कि वो राजनीति में अपना एक अलग स्थान बना पाए। बावजूद उसके राहुल गांधी के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठते रहे, क्योंकि उन्होंने ना तो पार्टी को, ना ही जो यूपीए और जो बाद में इंडिया गठबंधन बना उसको जीत हासिल कराने में कोई मदद दिलाई है। यानी उनके नाम पर जीत हासिल नहीं हुई है। लिहाजा अब जो दल हैं वो उनके खिलाफ बोलने को तैयार हैं और एक इंडिया गठबंधन में नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है। कांग्रेस में चूंकि एक अलग हाईकमान का कल्चर है, इसलिए वहाँ पर राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि वो एक गांधी परिवार से आते हैं और अगुवा हैं वो कांग्रेस के। अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन जो डिसीजन पावर है वो राहुल गांधी के पास है। और अगर यूपीए जब सरकार चल रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय भी हालात ऐसे ही थे। कई बार ऐसे अवसर आए जहां पे राहुल गांधी ने दिखाया कि वो प्रधानमंत्री से बड़े हैं। जो भूमि अधिनियम था उसमें जिस तरीके का बिल पास हुआ था उसको राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया। कैबिनेट का डिसीजन था जिसको उन्होंने सड़क पे फाड़ा और कहा कि ये किसी मतलब का नहीं है। यानी अपनी ही सरकार के डिसीजन का उन्होंने जिस तरीके से लोगों के सामने प्रदर्शन किया वो आज की तारीख में एक उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है कि राहुल गांधी की मनमोहन सिंह सरकार में भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, भले ही वो किसी पद पर न रहे हों। अब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों शख्सियत भारतीय राजनीति में एक दूसरे के मुकाबले हैं। लिहाजा जो भी तुलना करता है वो ये जरूर देखता है कि दोनों की शख्सियत में किस तरीके का उतार चढ़ाव आया है। एक तरफ नरेंद्र मोदी थे, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उसके पहले उन्हें ना तो किसी तरीके के मंत्री पद पे काम करने का अनुभव था और ना ही उसके पहले वो विधायक का चुनाव जीते थे। उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड थी वो भी ऐसी नहीं थी कि कोई राजनीतिक शख्सियत रही हो जिससे कि उनका एक दबाव रहा हो। बावजूद इसके उन्होंने जब गुजरात में भाजपा की कमान संभाली, मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने पलट के नहीं देखा और लगातार आगे बढ़ते गए। फिर प्रधानमंत्री बने तो भी तीसरी बार उन्होंने पार्टी और गठबंधन दोनों को जीत हासिल कराई। राहुल गांधी के पीछे एक परिवार था, पूरी एक पार्टी थी जो उनको बैकअप करने के लिए तैयार थी।
बावजूद इसके राहुल गांधी को जो अवसर मिले उसके वो लाभ नहीं उठा पाए और वो एक तरीके की जिस राजनीति सांसद के रूप में 1999 में शुरू की थी, ठीक वैसी ही राजनीति वो अभी भी कर रहे हैं। यानी उन्होंने अभी भी आगे बढ़कर किसी चुनौती को स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि जब वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय भी उनके ऊपर तमाम दबाव था और उस दबाव से वो मुक्त हो गए, क्योंकि वो नेतृत्व क्षमता अपने में जो बढ़ाना चाहते थे उनके अंदर वो नेतृत्व क्षमता का अभाव है और उसी अभाव का ये कारण है कि अब इंडिया गठबंधन में भी उनके नाम पर सवाल उठने लगे हैं। देखना ये है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन किस तरीके से इस राजनीति को लेती है। हालांकि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं वो 2029 में होंगे और तब तक देश में बहुत सारा राजनीतिक बदलाव हो चुका होगा। ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 240 सीटों पे आई है, आने वाले दिनों में वो कम होती है या इससे आगे बढ़ती है, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदर्शन को सुधारना शुरू किया है, महाराष्ट्र से लेके और हरियाणा तक, उससे ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी एक नेता के पीछे खड़ी है और उसके जो नेतृत्व क्षमता है वहाँ पर किसी तरीके का कोई भी विवाद नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष में जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके नेतृत्व क्षमता पर न सिर्फ विरोधी बल्कि उनके गठबंधन के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर भी एक आवाज़ उठ रही है कि प्रियंका गांधी सांसद बन चुकी हैं, तो क्या अब प्रियंका गांधी को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है या उनको भी इंडिया गठबंधन का कोई एक महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है जिससे कि वो आगे बढ़ सके। कमाल की बात यह है, कांग्रेस में लगातार एक तबका ऐसा रहा है जो ये मानता है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से अधिक बेहतर नेता साबित हो सकती हैं। बावजूद इसके जो गांधी परिवार है वो प्रियंका गांधी को आगे लाने में हिचकता रहा। अब 2024 में वो सांसद बनी हैं वायनाड से। अब पार्टी में उनकी क्या मौजूदगी होगी और सांसद बनने के बाद पार्टी उनका किस तरीके से प्रयोग करेगी, ये देखने वाली बात है। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी तब एक बिल पास हुआ था जिसका श्रेय सोनिया गांधी को दिया जाता है। उसमें ये था कि जो भारतीय समाज है उसमें जो लड़कियां हैं उनको संपत्ति में बराबरी का हिस्सा दिया जाए। इससे पहले लड़कियों को बराबरी का हिस्सा नहीं दिया जाता था, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद बराबरी का हिस्सा दिया जा रहा है। सोनिया गांधी ने भारतीय समाज की दूसरी लड़कियों को तो बराबरी का हिस्सा दिया, लेकिन जब राजनीति में और पार्टी में प्रियंका गांधी को हिस्सेदारी की बात आती है तो फिर पूरी पार्टी मौन हो जाती है। और ये सवाल उठता है कि आखिर लगातार प्रियंका गांधी को आगे लाने की मुहिम पीछे क्यों ढकेल दी जाती है और प्रियंका गांधी को राजनीति में आने में इतना समय क्यों लगा और क्यों अब उनको सांसद बनने का मौका मिला है, जबकि उनकी मांग कांग्रेस में राहुल गांधी से ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो फैसले नेता लेते हैं वो जनता के लिए अलग होते हैं और उनके अपने परिवार पर उनके असर अलग होते हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल और प्रियंका गांधी में से कौन कांग्रेस का बेहतर नेतृत्व कर सकता है? जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।